कैसे हैं आप सब जी। तो मुझे बड़ा इंतज़ार था आप सबको देखने का, मिलने का और ये कहानी सुनाने का। ये भी किताब हमारी पब्लिकेशन शेख गुलाम अली इंसान से है और इसका कहानी का नाम है बी अम्मा, ठीक है। और इनको बड़ी मशहूर मुसन्निफ़ा बल्कीस आबिद अली ने लिखा है। तो चलें शुरू करते हैं, देखते हैं बी अम्मा क्या फरमाती हैं। आप सब मज़े में हैं, तैयार हैं? ओके जी। तो ये 1920 या 1921 की बात है, गोया आज से 40 साल पहले की बात, एक्चुअली 80 साल पहले की बात है। लेकिन ये कहानी जब लिखी गई, जब बल्कीस आबिद अली ने लिखी, तो ये 1960 और 1965 के दरमियान, इतनी मुद्दत के बाद शायद मुश्किल ही से याद रहती है। लेकिन मुझे ये वाक़या इस तरह याद है कि जैसे ये कल की बात हो, क्योंकि आंखें बंद करती हूँ तो अब भी वो गुड़िया सी बी अम्मा मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं। कौन सी बी अम्मा, मैं आपको बताती हूँ। एक रोज़ असर के वक्त, ये नमाज का वक्त होता है असर का, मैं अपनी छोटी बहन के साथ नानी अम्मा के घर से वापस आ रही थी। ननिहाल की गली निकल के, ननिहाल यानी कि जहाँ इनके नाना नानी रहते थे, निकल के सामने फ़कत एक सड़क पड़ती थी जहाँ से गुज़र के हम अपने मोहल्ले में जा पहुँचते। लेकिन आज ये सड़क पार करना मुश्किल हो गई। वो क्यों? रास्ते के दोनों तरफ दुकानों पर, मकानों के थड़ों पर, गलियों के नाकों पर, मस्जिद के सहन में मर्दों के ठट जमा थे, यानी कि बहुत बड़ा झमघटा था आदमियों का। बड़े बड़े मर्द आपस में जोर जोर से बातें कर रहे थे। लड़के काली और लाल रंग की टोपियों पर चांद और तारे का निशान लगाए इधर उधर घूम रहे थे। आप जी हाँ, हमारे झंडे पे भी चांद और सितारे का निशान है। और बच्चे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। एक लड़का एक दुकान के थड़े पर बैठा, नन्ही मुन्नी सी किताब हाथ में पकड़े लहक लहक कर गा रहा था। बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। इतना शोरगुल और इतने मर्द जमा देखकर दिल में हौल आने लगा, यानी कि घबराहट तारी होने लगी। घबरा के जी चाहा कि वापस घर की तरफ पलट जाएं और जाकर छोटे मामू से कहें कि हमें सड़क पार करा दो। ये देखिए, ये था सीन। सड़क पे आदमी सब ने टोपियां पहनी हुई हैं, लाल या सब्ज, जी जी जी। और ये कोई बैठा मामू सामने रख साल गुजर गए। हमने उस्तानी जी को इसी शक्ल और सूरत, इसी लिबास और इसी अंदाज में तख्त पोस्ट पर बैठे देखा था। काली शलवार, सर पर सफ़ेद लट्ठे की चादर, हाथों में मोटे मोटे सोने के बंद यानी के चूड़ियाँ, कड़े, मेहंदी से रंगे हुए सुर्ख बाल और सांवला चेहरा। वो ठोड़ी के नीचे हाथ रखे हुए हम लोगों का इंतज़ार कर रही होती। ये देखिए जी, ये है हमारी प्यारी सी हमेशा से एक जैसी दिखने वाली बी अम्मा। हम लोगों से मुराद ये नहीं कि साल हा साल तक मैं और मेरी बहनी इनसे कुरान मजीद पढ़ती रही। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं।
बल्कि मेरी इससे मुराद ये है कि इन पढ़ने वालियों में फूफियाँ, फूफियों के बाद भतीजियाँ, बड़ी आपाएँ और इनके बाद बाजियाँ और फिर हम और फिर छोटी बहनें। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता और उस्तानी जी तख्तपोश पे इसी अंदाज से बैठी इंतज़ार करती। फिर उनका रोब इतना था कि किसी की मजाल ना थी कि एक दिन भी नागा करते। जो ही ये बात याद आई, हमने वापस घर जाने का ख्याल छोड़ दिया। छोटी बहन ने मेरी उंगली जोर से पकड़ ली और मैंने अल्लाह का नाम लेकर कदम आगे बढ़ाया। जब हम ऐन सड़क के दरमियान पहुंचे तो छोटी बहन मेरी उंगली छोड़ के एकदम नीचे गिरे हुए कागज पर झपटी और मुझे वो कागज दिखाने लगी। देखो देखो बाजी, ये देखो, उसने कहा। देखो ये चांद तारा, ये शौकत अली, मोहम्मद अली जिंदाबाद। मैंने उसका हाथ कागज समेत मजबूती से पकड़ लिया और फिर मैं तकरीबन भागती हुई उसे घर की तरफ ले चली। घर पहुंचकर हमने वो तुड़ा मुड़ा कागज छोटी बहन से लेकर पढ़ा। वो तो किसी जलसे का इश्तिहार था जिसमें लिखा था, कल हिंदुस्तान के मशहूर लीडर मौला शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली की वालिदा मोहतरमा आबादी बानो साहिबा गुजरात तशरीफ ला रही हैं। सो आप समझ गए, ये उस वक्त का हिंदुस्तान है जब पाकिस्तान नहीं बना था। और शाम के 5 बजे पिसाई की मशीन के पास जो छोटी सी ग्राउंड है उसमें जनाना जलसा होगा और बी अम्मा यानी आबादी बानो साहिबा औरतों से खिताब करेंगी। देखिए, उस जमाने में भी औरतें खिताब करती थी और उनका अलग से जलसा होता था। उस्तानी जी से ये उल्टा सीधा सबक पढ़ के मैं कागज मुट्ठी में दबाए बड़ी आपा जान के कमरे की तरफ भागी। ये बड़ी आपा हमारी चचाजाद बहन थी और हमारे तायाजाद भाई को ब्याही हुई थी, शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ होने की वजह से घर में उनकी बात सुनी जाती थी और वो हमसे बहुत मोहब्बत करती थी। कहीं आना जाना हो तो हमें इन्हीं का सहारा लेना पड़ता था। ये देखिए, ये हैं आपा भी, जिनके 2 बच्चे हैं जो इनसे बहुत प्यार करती हैं। वरना भला हमें, देखते हैं क्या लिखा, कौन पूछता था कि किस खेत की मूली हैं। कहीं बाहर जाना हो तो पहले अम्मी से पूछो, फिर उसके बाद दादी अम्मा से पूछवाओ और फिर दादा जान से इजाज़तनामा हासिल करो, तब कहीं जाकर निकलने वाले बनो। मैंने सोचा कि बी अम्मा को देखने के लिए जलसे में जाना ज़रूरी है और जलसे में जाने के लिए हमारी बड़ी आपा की मदद ज़रूरी है और बड़ी आपा की मदद हासिल करने के लिए उनकी खुशामद ज़रूरी है। बड़ी आपा अपने कमरे में बैठी सिलाई की मशीन पर अपनी बच्ची का फ्रॉक सी रही थी। ये देखिए जी, बड़ी आपा, और ये पहुंच गई और वो सिलाई मशीन पे अपनी बेटी का फ्रॉक सी रही थी। गोद वाली बच्ची उनकी टांगों से चिमटी हुई थी। कमरे में घुसते ही मैं बड़ी आपा की तरफ लपकी और नन्ही को गोद में उठा लिया। आपा खुश होकर बोली, अच्छी मेरी बहन, ज़रा नन्ही को ले लो, मैं इत्मीनान से ज़रा ये फ्रॉक पूरा कर लूँ। बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। कल शाम तो मैं जलसे में जा रही हूँ, कल दिन भर तो ये काम ना हो सकेगा, इसलिए आज ही हो जाए तो अच्छा है। मेरे मन में लड्डू फूटने लगे, यानी कि बहुत खुशी हुई। मेरी अच्छी आपा, हमें भी जलसे में साथ ले जाना, हम भी अम्मा को देखेंगे, कैसी हैं वो। मैंने आजी से पूछा। ले चलेंगे, ज़रूर ले चलेंगे, मगर पहले एक काम करो। वो सर झुकाए हुए बेपरवाही से बोली, ये साथ वाली हमारी सहेली नज़ीर बेगम है ना, इनके हाथ से हमें एक खद्दर का जोड़ा ला दो। ये जी देखिए, वो उनकी बच्ची को खिला रही हैं और बी आपा उनसे गुफ्तगू कर रही हैं।
तुम्हें पता है वहां जलसे में कोई औरत बगैर खद्दर के लिबास ना जाएगी। ना बाबा, अगर खद्दर के कपड़े ना मिले तो हम तो ना जाएंगे। कौन नक्कू बने जाके खाम खा को कौन अपना मजाक उड़वाए। लेकिन आप बीबी, हमारे पास तो खद्दर के कपड़े नहीं हैं, हम क्या पहनेंगे। मैंने ये नहीं पख सुनकर परेशान हो गई। पख यानी कि मुश्किल। तुम्हारा क्या है, तुम तो अभी छोटी हो, तुम्हें कौन पूछेगा। लेकिन हमें तो बगैर खद्दर के लिबास के वहाँ दूसरी औरतें हकारत से देखेंगी, और जलसा भी वो जहाँ बी अम्मा तकरीर करेंगी। तुम्हें पता है खुद बी अम्मा के दोनों बेटे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली खद्दर का लिबास पहनते हैं। एक दफ़ा जब मैं लाहौर में जुलूस देखने गए थे तो खुद हमने अपनी आंखों से देखा था। इतने लंबे तिरंगे के देखने से हैबत आए थी। काले रंग की काबली टोपियों पर चांद तारे का निशान लगाए ऐसे अच्छे लग रहे थे कि ईमान से क्या बताऊं। अगर बी अम्मा को देखना हो तो हमारा ये काम ज़रूर करो। जाओ मेरी बहन, कोठे का दरवाज़ा खुलवा के चली जाओ ज़रा। आप बी ने लंबी चौड़ी तकरीर कर डाली। मुझे ये बात कुछ टेढ़ी सी लगी, और सच्ची बात तो यह कि पहनने के कपड़े मांगते हुए कुछ शर्म भी आती थी, मगर क्या करती, इसके सिवा कोई चारा ना था। बड़ी आपा का साथ जाना लाजमी था, और उनका बगैर खद्दर के लिबास के जलसे में जाना नामुमकिन। चुनाचा मैं नन्ही को गोद में उठाकर उनकी सहेली के हाथ चली। नज़ीर बेगम नल के पास बैठी कपड़े धो रही थी, और उनकी मोटी गोल गप्पा जैसी माँ अचार का मर्तबान उठाए धूप में रखने जा रही थी। मैंने झिझकते भी अप्पा का पैगाम नज़ीर बेगम को दिया। वो अभी बोलने भी ना पाई थी कि इनकी गोल गप्पा जैसी माँ ने अचार का मर्तबान थप से गीली जमीन पर रखा और कमर पर हाथ रखकर कहने लगी, ना बीबी, मांगे तांगे के कपड़ों से काम नहीं चलेगा। सारा साल तो तुम लोग रेशमी कपड़े पहनती हो, आज जलसे के लिए खद्दर का लिबास क्या जरूरी है। आज भी इसी लिबास में चली जाओ। हमारी नज़ीर बेगम तो बदेशी कपड़ा तन के करीब भी नहीं लाती। ना बीबी, इस तरह काम नहीं चलेगा। नज़ीर बेगम की माँ कमर पर हाथ रख के थप थप करती हुई दूसरा मर्तबान लाने के लिए अंदर दालान में चली गई, और मैं नन्ही को गोद में लिए खसियानी सी सूरत बनाए अपने घर वापस आ गई। जब मैंने आकर नज़ीर बेगम की माँ का पैगाम बड़ी आपा को दिया तो ना उम्मीदी और खिफ्त की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपा कहने लगी, अच्छा, अल्लाह का अरसाज है। हमारी बी आपा अजीब तबीयत की वाक़या हुई थी। उन्होंने झट कहीं से किरमजी रंग के खद्दर की साड़ी का बंदोबस्त किया और दूसरे रोज़ बन ठन के हमारे साथ जलसे में चली। जब हम ग्राउंड में पहुंचे तो जलसे की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। इर्द गिर्द कनातें लगी हुई थीं और अंदर औरतों का हजूम इस कदर था कि तिल धरने को जगह ना थी, यानी कि खड़े होने की जगह ना थी। हम एक कोने में खड़े हो गए। ये तो नहीं मालूम कि बी अम्मा ने जलसे में क्या कहा और औरतों ने क्या सुना। औरतें तो बस एक दूसरे पर गिरी पड़ती थी और शोर से कान पड़ी आवाज़ ना सुनाई देती थी। औरतों की ज़बानी जो बातें सुनी उनसे सिर्फ इतना पता चला कि बी अम्मा के बेटे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली दोनों आजकल अंग्रेज़ों की कैद में हैं। एक्सक्यूज मी और उनकी गैर हाजिरी में बी अम्मा मुल्क की आज़ादी के लिए चंदे की अपील करने आई हैं। ऐसी बातें सुनकर मुझे उन्हें देखने का और भी इश्तियाक पैदा हुआ। इस कदर बूढ़ी खातून किस तरह अकेली जगह जगह मुल्क की औरतों में आज़ादी की लगन पैदा करती फिर रही हैं,
ऐसी बाहिम्मत खातून को वाकई बहुत करीब से देखना चाहिए और जानना चाहिए। ये देखिए कैसे औरतें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी जा रही हैं। हमारे हजूम से निकलने और उनके करीब जाने की कोशिश ही में जलसा बर्खास्त हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया, और औरतें कनातों से बाहर निकलने लगी। मैंने ज़रा हिम्मत की और आपा का हाथ पकड़े हजूम को चीरती हुई उस दरवाजे के करीब आकर खड़ी हुई जहाँ से बी अम्मा बाहर निकलने वाली थी। बी अम्मा की हिम्मत और जुर्रत का ख्याल करके मेरे ज़हन में उनकी शक्ल और सूरत का तस्वर कुछ ऐसा था कि बहुत लंबी चौड़ी और भारी भरकम खातून होंगी। और जब याद आता कि वो मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे ऊंचे लंबे बेटों की माँ है तो ये तस्वर और भी पुख्ता हो जाता। लेकिन जब वो दरवाजे से बाहर निकलने लगी तो मैं इन्हें देखकर हैरान रह गई। बिल्कुल नन्ही मुन्नी, छोटा कद, पस्त कद और कमजोर सी खातून थी। रंग गोरा चिट्टा, गोया मोम की बनी हो, नाक पतली सी झुकी हुई और आंख नीले रंग की, सफेद खदर का गरारा कुर्ता और सफेद दुपट्टा ओढ़े वो नन्हा सा फरिश्ता मालूम होती थी। मैंने एक बार फिर हिम्मत की और झुककर उन्हें सलाम किया। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और मुंह ही में कुछ कहती हुई कनात से बाहर निकल गई। ये हैं जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालिदा जी। तो देखिए कैसी कैसी ख़वातीन लेडीज़ थी हमारी हिस्ट्री में जिन्होंने पाकिस्तान की तकमील के लिए, पाकिस्तान के बन जाए, कितनी हिम्मत की। और जब उनके बेटे जेल में थे, बजाय रोने धोने के और घर बैठने में, वो निकली और उनका पैगाम जगह जगह तक पहुंचाना उनका मिशन बन गया। कितनी बहादुर थी। तो आप लोग भी ऐसी बुक्स ढूंढें अपनी हिस्ट्री की और पढ़ा करें कि आप सबका अपना अपना मुल्क कैसे बना, ठीक है ना। तो आप सब ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर के तो नाम सुने होंगे। अच्छा तो भाई देखते हैं कितना टाइम रह गया है। मेरे ख्याल में एक कहानी और हो सकती है अगर वो बहुत लंबी ना हो। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ लंबी सी लग रही है जो मैंने सिलेक्ट की थी। चलें फिर अगली बार आपको बहुत मज़े की सुनाऊंगी। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि 2 कहानियाँ सुने आप। तो मज़ा आया और आपके मैसेजेस का बहुत शुक्रिया, आपकी तारीफ़ का बहुत शुक्रिया। और मुझे ज़रूर लिखें आप कौन सी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, उनके नाम लिखें तो मैं ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगी। और मुझे उम्मीद है कि आप सब किताबें भी पढ़ना शुरू हो जाएंगे और हो गए होंगे, क्योंकि कहानियों से हम एक दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क में, दूसरी दुनिया में, दूसरे लोगों के रहन सहन में, उनके जहनों में, उनकी सोच में, उनकी दिलों में, उनकी ज़बान, हम सब सुनते हैं और समझते हैं और पता चलता है कि हम सब एक जैसे हैं। हम सब अच्छी चीज़ें चाहते हैं, हम सब बड़े होना चाहते हैं, हम सब कामयाब होना चाहते हैं, अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं, अपना नाम और अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। सही है ना। और घर बैठे बैठे दूसरे देशों की सैर हो जाती है और हम इतने तरह तरह लोगों से मिल लेते हैं और तरह तरह के किस्से भी समझ आ जाते हैं, जिससे हमें बहुत मज़ा भी आता है और सोचने को भी मिलता है और सीखने को भी मिलता है। और उम्मीद है कि आप कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से एहतियात कर रहे होंगे, हाथ धो रहे होंगे, मास्क पहन रहे होंगे, एक दूसरे से फासले पे बैठते होंगे। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। अभी हमने मजबूत रहना है और इस बात पे इकट्ठे रहना है कि हमने इन असूलों पे अमल करना है और दूसरों को भी इसकी तरगीब करनी है। आप सबको देखकर बहुत मज़ा आया। आई होप
आपको मज़ा आया होगा इस कहानी का। तो अब चलते हैं। खुदा हाफिज़, आदाब।